Hello students, so we are doing chapter 8 electromagnetic waves, and till now we have studied about the displacement current and the initial of electromagnetic waves. The Maxwell description of electromagnetic waves, that a changing electric and magnetic field give rise to electromagnetic wave in third direction, and those both electric and magnetic field vector are perpendicular to each other. So let's see one of the great visualization of this electromagnetic wave. So this is my electromagnetic wave traveling in one direction, this direction, and red color is electric field and blue color is magnetic field, and they both are perpendicular to each other. दोनों क्या हैं, ये perpendicular हैं एक दूसरे को, और थर्ड डायरेक्शन में क्या आ गया, वेव प्रोपोगेटेड, एंड दैट वेव इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. पढ़ लिया हमने इसका डेफिनेशन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अ वेव इन विच इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड आल्सो टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, जिससे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के भी परपेंडिकुलर है. सो दिस इज माय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. नाउ लेट्स कम टू द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की क्या है? सपोज इनको कोई मीडियम नहीं चाहिए होता ट्रैवल करने के लिए, ठीक है, कोई मीडियम नहीं चाहिए. स्पीड लाइट को कोई मीडियम नहीं चाहिए होता ट्रैवल करने के लिए. ऐसे ही लाइट एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है, विजिबल लाइट. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कोई मीडियम नहीं चाहिए होता ट्रैवल करने के लिए, और अगर वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रही है तो उनकी फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, ठीक है. एक पर्टिकुलर वेव की पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है. क्या चेंज होता है, आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, क्या चीज चेंज होती है, रिफ्रैक्शन में पढ़ा होगा आपने 10th क्लास में. यस, वेवलेंथ चेंजेस और या फिर स्पीड ऑफ लाइट चेंज. बेसिकली स्पीड चेंज होती है दूसरे मीडियम में जाने में. जब स्पीड चेंज होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तो उसका क्या चेंज होता है, वेवलेंथ चेंज होता है, ठीक है. बट कांस्टेंट क्या रहता है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, ठीक है. तो आइए डिफरेंट प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की. ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स हैं वो साइमल्टेनियसली चलती हैं, ठीक है. मतलब दोनों का मैक्सिमम सेम प्लेस सेम टाइम पे आता है. ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड का है, ये मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड का है, ठीक है. नेक्स्ट इज दोनों परपेंडिकुलर होती हैं, ठीक है. दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो क्या है, परपेंडिकुलर होती हैं. और तीसरे डायरेक्शन में क्या होता है, वेव प्रोपोगेट होती है, ठीक है. यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में, और वेव का प्रोपोगेट हो रही है एक्स डायरेक्शन में, ठीक है. तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी जहां आपने जैसे वेलोसिटी फिल्टर में पढ़ा था, क्या कि जो E by B रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू C, एंड C इज द स्पीड ऑफ लाइट. सेम जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है E नॉट और जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है B नॉट, उन दोनों का रेशियो इज इक्वल टू C, वेयर C इज द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है. नेक्स्ट इज, अब ये जो C स्पीड ऑफ लाइट है, दिस C इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट. म्यू नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन नॉट परमेबिलिटी, म्यू नॉट इज परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस एंड एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एंड द वेलोसिटी इन द फ्री स्पेस C इज गिवन बाय 1 बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट. ये तो हुई फ्री स्पेस की बात. अगर किसी मीडियम में है तो क्या होगा, 1 बाय म्यू इंटू एप्सिलॉन. किसी मीडियम में है तो क्या होगा, 1 बाय म्यू इंटू एप्सिलॉन, ठीक है. नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या करती हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉलो करती हैं. आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. जब दो वेव सुपर इम्पोज करती हैं एक दूसरे को तो आइदर ऐड हो जाती हैं और कैंसल आउट हो जाती हैं, सबट्रैक्ट हो जाती हैं, ठीक है. तो वो क्या है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉलो करती हैं. नेक्स्ट इज, अब ये वेव है, वेव क्या होता है, बेसिकली एनर्जी कैरी करती है. हमने अपने 11th क्लास में वेव्स ऑसिलेशन जब स्ट्रिंग का एग्जांपल लिया था, तो सब स्ट्रिंग में जो वेव आती है वो क्या करते हैं, बेसिकली एनर्जी कैरी करती है, ठीक है ना. एनर्जी प्रोपोगेट होती है, और जो इसकी एनर्जी होती है वेव की, उसके अंदर होगी कौन सी एनर्जी, बेसिकली उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है. तो कौन सी एनर्जी होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी और मैग्नेटिक एनर्जी होगी, ठीक है. तो एवरेज एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी होती है, हमने प्रीवियस यूनिट्स में पढ़ा है. एवरेज इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी होती है, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर पढ़ा है ना हमने. और मैग्नेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ B स्क्वायर बाय म्यू नॉट पढ़ा है. तो बेसिकली एनर्जी हाफ हाफ डिवाइड हो जाती है. उस वेव में आधी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी, और आधी मैग्नेटिक एनर्जी होगी, ठीक है. अब एनर्जी है, इस वेव एनर्जी है, तो ये मोमेंटम भी कैरी कर रही है. मतलब ये वेव कहीं जाके टकराएगी अगर तो अपना मोमेंटम इम्पार्ट करेगी, ठीक है.
और मोमेंटम होता है जो इसका दैट इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी अपॉन सी। जो मोमेंटम होता है इसका दैट इज एनर्जी डेंसिटी ऑन सी, वेयर सी इज द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन ट्रांसफर एनर्जी एज वेल एज मोमेंटम। ठीक, नेक्स्ट इज जो मैंने बताया, इट डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल टू ट्रैवल, कोई मटेरियल नहीं चाहिए होता इसको ट्रैवल करने के लिए। ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस कैसे होती है, ऑसिलेटिंग चार्ज या एक्सीलरेटिंग चार्ज की वजह से, हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। आपसे इसमें 1 मार्क क्वेश्चन की फॉर्म में भी पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव की, और डायरेक्ट 3 मार्क में भी ये पूछा जा सकता है इसकी प्रॉपर्टीज। 3 मार्क क्वेश्चन आता है इस एग्जाम से, इस चैप्टर से एग्जाम में बस 3 मार्क का क्वेश्चन आता है। ठीक है, एक प्रॉपर्टी और है इसकी क्या, कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये डिफ्लेक्ट नहीं होती इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डिफ्लेक्ट नहीं होती। अब ये तो बात हुई प्रॉपर्टी, किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कॉमन प्रॉपर्टीज हैं। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। ठीक है, और वो वेव्स, हर वेव की अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी है। तो बहुत सारे फ्रीक्वेंसीज को जब हम ग्रुप्स में बांट देते हैं तो उसके पूरे ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, जो उसका पूरा ग्रुप होता है उस पूरे ग्रुप को हम नाम देते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है, ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसीज को। सो नेक्स्ट वी हैव टू स्टडी इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम is an orderly distribution of electromagnetic waves in accordance with their wavelength or frequency into distinct groups having widely differing properties। क्या चीज है बेसिकली, डिफरेंट ग्रुप्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, डिफरेंट ग्रुप में। वो किस बेसिस पे ग्रुप्स बनते हैं, फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के बेस पे। ठीक है, और उस फ्रीक्वेंसी ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और उसमें बहुत सारी वेव्स होती हैं पूरे स्पेक्ट्रम में। तो आइए देखते हैं उस स्पेक्ट्रम में कौन कौन सी वेव्स होती हैं। ठीक है, अब देखिए ये है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में सबसे पहले यहाँ देखिए हमारे पास रेडियो वेव एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, माइक्रोवेव एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वी हैव इंफ्रारेड वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विजिबल लाइट इज अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रे और गामा रे। तो ये मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और ये पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ग्रुप क्या बनाता है, स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम मतलब इसमें डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर वेवलेंथ का। ठीक है, तो अब देखिए ये एरो बने हुए हैं, जो ये एरो यहाँ जा रहा है गामा रे से रेडियो वेव की तरफ। गामा से रेडियो वेव की तरफ जाते हुए वेवलेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, और रेडियो से गामा वेव की तरफ जाते हुए एनर्जी इंक्रीज हो रही है। यहाँ लिखा है एनर्जी इंक्रीज। एनर्जी इंक्रीज का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, एनर्जी मीन्स फ्रीक्वेंसी, एनर्जी फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में बोल सकते, फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में एनर्जी को भी लिख सकते हैं हम, एनर्जी मीन्स फ्रीक्वेंसी। सो मेरे पास क्या है, रेडियो वेव से गामा रे में जाने के लिए मेरे पास एनर्जी इंक्रीज हो रही है, और गामा से रेडियो में जाते हुए वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है। ठीक है, सो इसका डिफरेंट, सबकी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है, डिफरेंट वेवलेंथ है। ठीक, जैसे मैं बोलूं कि माइक्रोवेव और रेडियो वेव में किसकी वेवलेंथ ज्यादा है, रेडियो वेव की वेवलेंथ ज्यादा है। ठीक है, एक्सरे और इंफ्रारेड में किसकी वेवलेंथ ज्यादा है, इंफ्रारेड की वेवलेंथ ज्यादा है। फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है इन दोनों में, फ्रीक्वेंसी एक्सरे की ज्यादा है। एनर्जी यहाँ इंक्रीज हो रही है ना, फ्रीक्वेंसी एक्सरे की ज्यादा है। ठीक है, इंफ्रारेड से, बट वेवलेंथ किसकी ज्यादा है, इंफ्रारेड की। और ये विजिबल है, विजिबल में अलग कलर्स, आपने उस लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा, विजिबल लाइट में स्पेक्ट्रम विद ग्योर पढ़ा होगा। ठीक है, वॉयलेट से लेके रेड तक हमारे पास लाइट होती है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट में पढ़ा होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास मेरे पास रेड कलर है। ठीक है, रेड कलर से और ज्यादा वेवलेंथ क्या होगा, इंफ्रारेड। रेड की वेवलेंथ और इंक्रीज होकर क्या बनेगा, इंफ्रारेड। और वॉयलेट से कम वेवलेंथ, वॉयलेट से कम वेवलेंथ पे क्या बनेगा, अल्ट्रा वॉयलेट। ठीक है, दिस इज इंफ्रारेड, दिस इज अल्ट्रा वॉयलेट यहाँ पर। और एक चीज और, ये आप बोलोगे कि सर ये वेव्स क्या बनी हुई है, यहाँ सिंगल लाइन है, ये ऐसे है, ये लाइन, यहाँ बहुत सारी साइकिल्स, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। तो ये बेसिकली क्या, देखिए ये इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी है, गामा रे की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है ना, तो ये बहुत फ्रीक्वेंट साइकिल्स हैं। ठीक है, अप डाउन हो रहा है यहाँ पर, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये धीरे धीरे हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये और धीरे हो रहा है, ये और यहाँ पर बहुत कम फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, रेडियो वेव की बहुत कम फ्रीक्वेंसी है, इसलिए सिंगल लाइन स्ट्रेट में ही दिख रही है। यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव दिख रहा है कुछ, यहाँ और ज्यादा, यहाँ और। ठीक है, तो इसलिए ये डिपेक्ट कर रहा है फ्रीक्वेंसी को इसकी। सो दिस इज माय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक,
अब ये बहुत सारी वेव्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, रेडियो वेव से लेके गामा वेव। तो हम सबका ये रेडियो वेव्स का सोर्स क्या है, रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ रेंज कितनी होती है, और बेसिकली इसका यूज क्या होता है। ठीक है, जो आपके पेपर में ज्यादातर आता है वो इनके यूजेस आते हैं, डिफरेंट वेव्स के यूजेस क्या है, या ऑपोजिट पूछ लेंगे, आपको यूज दिया होगा, बताना होगा इस वेव का नाम क्या है, इसका यूज, ये कौन सी वेव इस चीज को यूज करती है, तो आपको वेव का नाम देना होगा। तो आइए देखते हैं इसके डिफरेंट यूज, स्टार्टिंग फ्रॉम द रेडियो वेव्स। सो रेडियो वेव से स्टार्ट करें तो रेडियो वेव्स का क्या है, रेडियो वेव क्या है, दीज आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ हमने देखा यहाँ, रेडियो वेव की सबसे ज्यादा वेवलेंथ और सबसे कम फ्रीक्वेंसी है। इसका फ्रीक्वेंसी रेंज, वेवलेंथ रेंज भी दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी किलो हर्ट्ज में दिया हुआ है, मेगा हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज में। उसके बाद इसका सोर्स दिया हुआ है, सोर्स क्या है इसका, चार्ज पार्टिकल, एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल की वजह से हमारे पास रेडियो वेव आती है। इट इज डिस्कवर्ड बाय अ साइंटिस्ट नेम मैक्रोनी, मैक्रोनी ने डिस्कवर किया था, और इसको ये डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है। दैट मीन रिफ्लेक्शन आपने पढ़ा हुआ है, डाइफ्रैक्शन नहीं पढ़ा हुआ, मैं आगे यूनिट में पढ़ाऊंगा आपको डाइफ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, ये डिफरेंट रेडियो वेव्स के फ्रीक्वेंसी बैंड है, मतलब मीडियम एएम वेव 540 टू 600 किलोहर्ट्ज पे करिए। चलिए ये देखिए एफएम ब्रॉडकास्ट, एफएम ब्रॉडकास्ट तो सबको पता है, आप सब एफएम सुनते हैं। ठीक है, तो एफएम में क्या होता है, हमने 93.5 मेगाहर्ट्ज, 10.6 मेगाहर्ट्ज बोलते हैं ना, 104.6 मेगाहर्ट्ज। तो ये क्या है, 88 से लेके 108 मेगाहर्ट्ज के बीच में इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो इसी के बीच में हमारा बेसिकली एफएम रेडियो चलता है। ठीक है ना, 88 टू 108 मेगाहर्ट्ज, और हम जैसे 104.5 मेगाहर्ट्ज, 92.5 मेगाहर्ट्ज। ठीक, तो ये मेगाहर्ट्ज में जो है हमारे पास एफएम ब्रॉडकास्ट होता है। उसके ऊपर जो टीवी टेलीविजन आता है उसकी वेव्स इस फ्रीक्वेंसी पे वर्क करती हैं, और जो हमारा मोबाइल फोन है, रेडियो मोबाइल है बेसिकली, वो इस फ्रीक्वेंसी पे वर्क करता है। ठीक है, सो दीज आर माय डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रेंजेस ऑफ डिफरेंट रेडियो स्पेक्ट्रम। अब इसका यूजेस रेडियो वेव के क्या है, बहुत इजी है। इसमें तो रेडियो टेलीविजन कम्युनिकेशन में यूज होता है, रेडियो कम्युनिकेशन, और रेडियो एस्ट्रोनॉमी में। व्हाट इज रेडियो एस्ट्रोनॉमी, बेसिकली जो स्पेस में रेडियो वेव्स हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं रेडियो एस्ट्रोनॉमी, जो एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में, स्पेस साइंस में हम यूज करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट रेडियो वेव्स। सो नेक्स्ट कम टू माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स आपको पता है, माइक्रोवेव सबके घर में माइक्रोवेव अवन होता है, उसमें जो रेज होती हैं दैट आर माइक्रोवेव्स। वो बेसिकली क्या करती है, माइक्रोवेव्स हमारे खाने के अंदर अगर हम कुछ लिक्विड रखें, कुछ सॉलिडिफाई करना है, तो खाने के अंदर वो रेज पेनिट्रेट करती हैं, वहां पर वाटर मॉलिक्यूल्स को हीट अप करती हैं, वो हीट अप हो जाते हैं वेपर, और हमारा खाना बन जाता है। ठीक है, माइक्रोवेव में। माइक्रोवेव का सोर्स वैक्यूम ट्यूब्स होता है। जनरली बेटा आपको सोर्स एग्जाम में डायरेक्टली नहीं पूछा जाता कभी। ठीक है, ये बस आपकी नॉलेज के लिए है कि ये सोर्स क्या है इसका। ठीक है, जो आपसे जनरली पूछा जाता है वो यूजेस के बारे में पूछा जाता है। तो डिफरेंट वेवलेंथ रेंज है, फ्रीक्वेंसी रेंज है, सोर्स, इट इज ऑल्सो डिस्कवर्ड बाय मैक्रोनी, और ये भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करती है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज, दैट इज रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। ये सब भी मैं आपको ऑप्टिक्स चैप्टर में नेक्स्ट यूनिट में आपको पढ़ाऊंगा। ये सब डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन आपने पढ़ा हुआ है 10th क्लास में। ठीक है, क्या लिखा है, ड्यू टू देयर शॉर्टर वेवलेंथ दे कैन ट्रेवल एज अ बीम इन अ सिग्नल। तो इस सिग्नल बीम की तरह ट्रेवल करती है, एक बीम में जाती है। ठीक है, अब इसके यूजेस क्या हैं, जो एयरक्राफ्ट नेविगेशन होता है, ठीक है, जो एयरलाइंस कांटेक्ट करते हैं आपस में, या एयरपोर्ट से कांटेक्ट करते हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से कांटेक्ट करते हैं, तो वो माइक्रोवेव्स का यूज करते हैं। या फिर जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में यूज होता है, दे आर ऑल्सो यूज्ड बाय माइक्रोवेव्स, और माइक्रोवेव अवंस में यूज होते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट यूजेस हैं माइक्रोवेव्स के। तो हमने पढ़ लिया रेडियो वेव्स के बारे में और माइक्रोवेव्स के बारे में। आइए हम थर्ड देखते हैं, थर्ड वेव कौन सी है। सो नेक्स्ट वेव इज इंफ्रारेड वेव। इंफ्रारेड वेव क्या है, बेसिकली ये हीट से रिलेटेड होती है। ठीक है, हीट वेव भी बोलते हैं। आपने देखा होगा नाइट विजन कैमराज होते हैं, जो रात में जो कैमरा से सीसीटीवी कैमराज होते हैं, वो नाइट विजन कैमरा, वो जनरली क्या होते हैं, थर्मल इमेजिंग करते हैं, थर्मल इमेजिंग करते हैं। थर्मल इमेजिंग क्या होता है कि हमारी बॉडी में से जो हीट रेडिएशन निकलती है उसको डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, वो किसकी मदद से करते हैं, इंफ्रारेड रेज की मदद से। तो आइए देखें इंफ्रारेड रेज क्या है, वेवलेंथ रेंज दिया है उसका, फ्रीक्वेंसी रेंज, सोर्स क्या है, हॉट बॉडीज एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, दैट इज इंफ्रारेड रेज डिस्कवर्ड बाय विलियम हर्शेल। विलियम हर्शेल ने 1800 में डिस्कवर किया था इसको,
और इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि हीटिंग इफेक्ट एक प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्शन में, ठीक है। आपने ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ा होगा, ठीक है, इंफ्रारेड वेव्स की वजह से होता है वो भी। तो आइए इसके यूजेस देखें, इसके यूजेस क्या हैं बेसिकली। हाँ, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, टीवी का रिमोट होता है, जो रिमोट के आगे छोटा सा एक ट्रांसपेरेंट लगा होता है, ट्रांसपेरेंट सा, ठीक है। पुराना जो हमारे पास टेलीविजन होता है उसमें एक बल्ब लगा होता था, रेड लाइट जलती थी और ट्रांसपेरेंट। आजकल क्या होता है, एक छोटी सी विंडो होती है ट्रांसपेरेंट, ठीक है, या ब्लैक कलर में विंडो होती है। बेसिकली क्या होता है, इंफ्रारेड रेज निकलती हैं जब हम बटन प्रेस करते हैं, और वो रेज रिसीव करता है हमारा टेलीविजन। तभी तो आप रिमोट किसी भी डायरेक्शन में ले जाओ, टीवी इजीली ऑन हो जाएगा या ऑफ हो जाएगा, ठीक है, या जो भी हम प्रेस कर रहे हैं वैसा वर्क करेगा। सो इन द रिमोट कंट्रोल ऑफ टीवी और वीसीआर, इन द ग्रीन हाउस टू कीप द प्लांट्स वार्म, फोटोग्राफी में यूज होता है। इंफ्रारेड लैंप्स यूज करते हैं मस्कुलर, जहां पर मस्कुलर ट्रीटमेंट करना हो, मसल्स के ट्रीटमेंट में, ठीक है। जो वॉल्स पे, जो पुरानी वॉल्स हैं उस पे सीक्रेट राइटिंग्स होती हैं जो हमारे को ऐसे डायरेक्ट नहीं दिखती, तो इंफ्रारेड रेज डाल के उसको इजीली चेक किया जा सकता है, इजीली पढ़ा जा सकता है। और मॉलिक्यूल जो होता है उसका स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करने में हम इंफ्रारेड रेज का यूज करते हैं, ठीक है। तो दीज आर द यूजेस ऑफ इंफ्रारेड रेज। नेक्स्ट इज विजिबल रेज। ये तो सबको पता है, विजिबल रेज क्या है, दैट आर सेंसिटिव टू ह्यूमन रेटिना, जो हम इजीली अपनी आंखों से देख सकते हैं, ठीक है। और ये कैसी विजिबल रेज, कैसे, क्या सोर्स है इनका, कैसे निकलते हैं विजिबल रेज। बेसिकली एटम्स क्या होते हैं, एक्साइट या डी एक्साइट होते हैं। जैसे आपने बोहर एटॉमिक मॉडल में पढ़ा होगा ना, लेमन बार्मर पास्टन ब्रैकेट फंड, उसमें क्या था, इलेक्ट्रॉन की डी एक्साइटेशन से कुछ ना कुछ एनर्जी निकलती है। ऐसे ही एटम डी एक्साइटेशन से हमारे पास क्या आता है, विजिबल लाइट आती है। और इसकी भी अपनी प्रॉपर्टीज हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटोग्राफिक, ये सब जो भी प्रॉपर्टीज हैं ये हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। इसका यूज क्या है, एक तो यूज है बेसिकली जो हमारे को जितनी भी इंफॉर्मेशन जो भी हम देख पा रहे हैं वो विजिबल लाइट से देख पा रहे हैं। और सेकेंड यूज क्या है, ये केमिकल रिएक्शंस को कॉज करती है विजिबल लाइट, ठीक है। विजिबल लाइट मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में भी, 400 से 700 एंगस्ट्रॉम, 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर के बीच में इसकी रेंज होती है। 400 नैनोमीटर या 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम। 4000 एंगस्ट्रॉम इज फॉर वायलेट लाइट एंड 7000 इज फॉर रेड लाइट। वेवलेंथ रेड की ज्यादा होती है तो 7000 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ नीचे विजिबल स्पेक्ट्रम दिया हुआ है, विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम। देखो दोबारा वर्ड आया स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है रेंज, ठीक है, या ग्रुप्स में बांट दिया, उस रेंज को ग्रुप्स में बांट दिया, उस ग्रुप को, पूरे वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी ग्रुप को हम स्पेक्ट्रम बोल देते हैं। तो विजिबल लाइट का ये स्पेक्ट्रम, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर विजिबल लाइट, ठीक है। विजिबल लाइट जो वेबग्योर का पैटर्न आता है। विजिबल के बाद क्या आया हमारे पास, अल्ट्रा वायलेट रेज। अल्ट्रा वायलेट रेज जो आप सबसे ज्यादा पढ़ते हैं लोअर क्लासेस से, वो क्या पढ़ते हैं, सन से अल्ट्रा वायलेट रेज आती हैं। तो उसका सोर्स क्या है, सन है एक तो, सबसे इजी जो हम बता सकते हैं सोर्स क्या है उसका, सन। और अल्ट्रा वायलेट रेज वैसे तो हार्मफुल होती है ह्यूमन बॉडी के लिए, ठीक है। कौन सी लेयर अल्ट्रा वायलेट रेज को एटमॉस्फेयर, अर्थ सरफेस तक नहीं आने देती, आपने पढ़ा है, यस, ओजोन लेयर, ठीक है। ओजोन लेयर अल्ट्रा वायलेट रेज को नहीं आने देता, ठीक, एब्जॉर्ब कर लेता है। उसकी वेवलेंथ रेंज दिए हुआ है 3.7 इंटू 10⁻⁻7 मीटर टू 1.5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। We have a frequency range from 10⁻16 to 10⁻17 hertz. Source is sun. That is discovered by Ritter. Scientist है Ritter, उन्होंने डिस्कवर किया था इसको। इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, बट जनरली जो हमारे को याद रखना है 3 मार्क्स के क्वेश्चन में, वो 3 यूजेस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। यूजेस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज, व्हाट आर द यूजेस दैट आर यूज्ड इन फूड प्रिजर्वेशन। जो फूड प्रिजर्व करने के लिए हम अल्ट्रावायलेट रेज का यूज करते हैं। बेसिकली अल्ट्रावायलेट रेज हार्मफुल होते हैं और इसलिए हम बोलते हैं कि हमें पैक्ड फूड, स्टोर्ड फूड जो होता है वो हमें नहीं कंज्यूम करना चाहिए ज्यादा, ठीक है, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं और उसको यूवी लाइट से भी प्रिजर्व करते हैं, देखिए, ठीक। और कुछ इनविजिबल राइटिंग्स होती हैं, एंशिएंट वॉल्स पे लगी होती है, या कहीं पर कुछ क्राइम सीन हुआ सपोज, ठीक है, तो फिंगरप्रिंट्स चेक होते हैं। कुछ टीम आती है, डिटेक्टिव टीम आती है, सीआईडी की टीम आती है, तो वो फिंगरप्रिंट्स ऐसे तो नहीं दिखते, ठीक है, तो उसके ऊपर कुछ लाइट डालते हैं। वो लाइट कौन सी होती है, अल्ट्रावायलेट लाइट, जिससे वो फिंगरप्रिंट इजीली नोट डाउन कर पाते हैं, ठीक है। या फिर मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए अल्ट्रावायलेट रेज का यूज करते हैं। सो दीज आर ऑल फॉर अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट रेज के बाद कौन सी रेज आएंगे हमारे पास, अल्ट्रावायलेट रेज के बाद इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी की हमने स्पेक्ट्रम में कौन सी रे पढ़ी, एक्स रेज पढ़ी। तो एक्स रेज क्या बोलती हैं,
एक्सरेज प्रोड्यूस कैसे होती हैं? सबसे पहले सपोज मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक मेटल की प्लेट है। इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से आया, एकदम से मेटल की प्लेट पर टकराया, टकराते उसकी क्या होगा? एक्सीलरेशन बिल्कुल डिक्रीज हो जाएगी, वेलोसिटी बिल्कुल डिक्रीज हो जाएगी। उसकी वजह से क्या होता है? एक तरह का रे निकलती है, एक तरह की वेव निकलती है, दैट इज कॉल्ड एक्सरेज। ठीक है, दैट आर कॉल्ड एक्सरेज एंड इट इज डिस्कवर्ड बाय रॉटिंगन। रॉटिंगन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। आपको याद क्या रखना है इसमें, एक्सरेज में इसके यूजेस? आपने देखा होगा एक्सरे हम बोलते हैं कि हमारा अगर बॉडी में सपोज आर्म में या लेग में हमारे कुछ प्रॉब्लम है तो एक्सरे करा लो। ठीक है, एक्सरे करा लो। एक्सरे कराने का मतलब क्या है? वो रे है जो हमारी फ्लैश से, हमारी बॉडी की स्किन से अंदर पेनिट्रेट हो जाएगी इजिली। वो बोन से पेनिट्रेट नहीं होती, स्किन से पेनिट्रेट हो जाती है और अंदर में जो भी प्रॉब्लम होगी वो हमारा एक प्लेट पे, एक शीट पे आ जाता है, एक्सरे शीट पे आ जाता है। ठीक है, सो फर्स्ट यूजेस इन मेडिकल डायग्नोसिस। ठीक है, उससे हम अब हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अगर आपने साइंस पढ़ा आगे हायर क्लास में अपने कॉलेज में, तो हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे कि क्रिस्टल जो होता है, आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं क्रिस्टल, क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या है उस क्रिस्टल का, वो भी आप एक्सरे से बता सकते हैं। ठीक है, अब बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में बहुत बड़ी बड़ी मशीनरीज होती हैं। ठीक है ना, रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं, उसमें बहुत बड़ी बड़ी मशीन होती हैं। किसी मशीन के अंदर कोई डिफेक्ट आ गया, उस डिफेक्ट को चेक करने के लिए, कहीं पर होल है, कोई क्रैक आ गया, कुछ है, उस चेक करने के लिए भी हम एक्सरेज की हेल्प लेते हैं। ठीक है, या फिर डिटेक्टिव एक्सप्लोजिव ढूंढने के लिए बॉम्ब स्क्वाड होता है, वो भी एक्सरे का मदद लेता है अपना डिटेक्ट करने के लिए कि कहाँ पर बॉम्ब है। या कोई भी स्किन डिसीज हो उसको भी क्योर करने के लिए हम एक्सरेज की हेल्प लेते हैं। ठीक है, सो दीज आर ऑल अबाउट एक्सरेज। एक्सरेज बेसिकली क्या होती है? किसी भी फॉर्म ऑफ मैटर में पास कर जाती है। ठीक है, कैसा भी मैटर हो उसके अंदर से पास कर जाती है एक्सरे। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सरे। नेक्स्ट इज एंड द लास्ट इज गामा रेज। गामा रेज बेसिकली न्यूक्लियर डिके, न्यूक्लियर एक्टिविटी से रिलेटेड है। न्यूक्लियर मतलब एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उससे रिलेटेड है। इसके बारे में एटम एंड न्यूक्लियर यूनिट है आपकी क्लास 12 क्लास में, उसमें हम पढ़ेंगे। इसका सोर्स देखिए लिखा है रेडियो एक्टिव न्यूक्लिया। एटम के अंदर जो न्यूक्लिया होता है कुछ रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड है, ये सब मैं बाद में बताऊंगा। गामा रेज इट इज डिस्कवर्ड बाय बैक्वेरेल। बैक्वेरेल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर किया था। इसकी पेनिट्रेटिंग पावर भी बहुत हाई होती है। ठीक है, ये बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होती है गामा रेज, क्योंकि ये बॉडी में इजिली पेनिट्रेट करती हैं और सेल्स को डैमेज करती हैं। ठीक है, और गामा रेज क्या है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की रेंज है। ठीक है, गामा रेज के यूजेस देखते हैं। गामा रे के यूजेस क्या हैं? इट इज यूज्ड इन रेडियोथेरेपी, कैंसर ट्रीटमेंट में यूज होता है। पॉलीथीन जो होता है वो बनता है इथिलीन से, इथिलीन से पॉलीथीन बनता है और वो पॉलीथीन जो बनता है उसकी मैन्युफैक्चरिंग में यूज होती है गामा रेज। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन मैंने आपको बताया, न्यूक्लियर स्टडी में न्यूक्लियर रिएक्शंस में यूज होती है गामा रे। सेम फूड प्रिजर्व करने के लिए यूज होती है, क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसको किल कर देती है, बहुत हार्मफुल होती है गामा रे। और एटॉमिक न्यूक्लियाई को स्टडी करने के लिए, तो एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसकी स्टडी के लिए ये गामा रे यूज की जाती है। ठीक है, तो बेटा ये डिफरेंट यूजेस हैं डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के। आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द राइट 2 या 3 यूजेस ऑफ अल्ट्रावायलेट रे सपोज। ठीक है, ये ऐसे पूछ सकते हैं राइट 2 यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गामा रे। ठीक, आपको उल्टा भी पूछ सकते हैं क्या, कि सपोज ऐसे पूछ लेंगे विच wave is used in radiotherapy for the treatment of cancer। रेडियोथेरेपी में कैंसर को ट्रीट करने के लिए कौन सी वेव यूज होती है, कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? तो योर आंसर इज गामा रे। ठीक है, जस्ट लाइक आपसे सपोज अल्ट्रावायलेट है तो पूछ लेंगे विच वेव इज यूज्ड इन स्टडी ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, या विच रे इज यूज्ड इन फूड प्रिजर्वेशन, तो आप बोल सकते हैं अल्ट्रावायलेट रे। ऐसे ही रिमोट कंट्रोल में कौन सी रे यूज होती है? इंफ्रारेड रे। और रेडार सिस्टम में, एयरक्राफ्ट नेविगेशन में कौन सी वेव यूज होती है? ऑपोजिट पूछ लेंगे माइक्रोवेव, या ये पूछ लेंगे माइक्रोवेव का यूज क्या होता है? दैट इज यूज्ड इन रेडार सिस्टम, आप लिख सकते हो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में या माइक्रोवेव अवंस में। सो दीज आर ऑल अबाउट द डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आपका चैप्टर यहीं तक है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। मैं दोबारा बता रहा हूँ 3 मार्क क्वेश्चन आता है जनरली, इसमें यूजेस पूछे जाते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हमने डायग्राम बनाया था, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, उस डायग्राम के बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, और स्टार्टिंग में हमने डिस्प्लेसमेंट करंट, इस
कोविड-19 की सिचुएशन में 2020 में आपका डिस्प्लेसमेंट करंट सिलेबस में हटा दिया गया है, तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ना है, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है, उसका ट्रांसवर्स नेचर मतलब वो दोनों क्या होती हैं, परपेंडिकुलर हमने देखा, और सारी वेव्स की, सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की यूजेस पढ़ने हैं। स्पेक्ट्रम हमने पढ़ लिया और उनके डिफरेंट यूजेस क्या हैं, डेली लाइफ में क्या यूज है वो पढ़ने। सो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। थैंक यू।